अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। हमारे आज के मौज़ूआत में जनरल आसिफ गफ़ूर ने आज भारत के फ़ौजी जहारियत और उन तमाम धमकियों के जवाब में आज पाक फ़ौज की तरफ से जवाब दिया है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हम बात करेंगे जो सिंध असम्बली के आगा सिराज दुरानी के प्रोडक्शन ऑर्डर और उस पर नैब के साथ जो तनाज़ा है उस पर बात करेंगे। कुछ सिंतास मुआहदे पर भी बात करेंगे, कुछ बिलावल और मरियम के कंपैरेटिव एनालिसिस पर भी पॉलिटिकली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस सब पर बात करने के लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, इंडिया काफ़ी दिनों से बहुत बात कर रहा था और हमारी तरफ से खामोशी थी। कुछ कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की वजह से खामोशी थी, फिर प्राइम मिनिस्टर ने ख़िताब किया। आज पाक फ़ौज के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर पाक फ़ौज की तरफ से जवाब दिया, आपने भी सुनी होगी उनकी। उन्होंने कहा है कि इस पर इंडिया हमें सरप्राइज़ नहीं दे सकता, हम इंडिया को सरप्राइज़ देंगे। आप इसको कैसे लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेहरों पे लिखा होता है कि इंसान के अंदर की कैफियत क्या है। अंदर का सुकून जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अंदर का खौफ जो है वो चेहरों पे झलक रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो देखने वाली चीज़ थी वो बॉडी लैंग्वेज थी। पाक फ़ौज के जो आसिफ गफ़ूर साहब जो उसकी तर्जुमानी कर रहे थे पाक फ़ौज की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक सुकून था, इत्मीनान था और एक क़ुव्वत का इजहार था, लेकिन कहीं कोई हल्कापन और छछोरापन नहीं था जो हमें इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। कोई ललकारा नहीं है, ललकारने वाली चीज़ नहीं है। जंगें जिनके नतीजे में बेगुनाह लोगों का खून बह सकता हो, जिसके नतीजे के अंदर मसले हल ना होते हो, मसले बढ़ सकते हो। जंगें मसले का हल नहीं होती, बल्कि मसले तो मेज़ पे ही हल होना होते हैं। और ये बात इंडिया को बार बार बताई। वो उनकी जंग जो है वो किसी को मसले को हल करने के लिए इंडिया इस वक्त जंगी जुनून पैदा नहीं कर रहा, वो इलेक्शन के रिजल्ट के लिए जंगी जुनून पैदा कर रहा है। ये एक इंतहाई छोटी बात है जो उनकी लीडरशिप कर रही है कि वो अपने एक पैटी इंटरेस्ट के लिए अपनी पूरी कौम को जो है वो इस वक्त और इस पूरे खित्ते के अमन को चैलेंज कर रही है। हम देखें तो आज भी जनरल आसिफ गफ़ूर ने कोई इंडिया को ऐसे जैसे वो हमें ललकार रहे हैं ऐसे जवाब में कोई उस तरह की गुफ्तगू नहीं की। उनकी तो उन्होंने तहम्मुल से अपना लिमिटेड बात की है। उनके जो रिटायर्ड जनरल्स आके टीवी पे बैठे होते हैं और उनके टॉक शोज में बातें कर रहे होते हैं, वो तो ऐसे लगता है कि उनका हाल तो हमारे सियासतदानों से भी बुरा है। वो जिस तरह बढ़ के मार रहे होते हैं, जिस तरह बोल रहे होते हैं, जिस तरह हल्केपन का मुजाहरा कर रहे होते हैं, जिस तरह टमाटर से लेके हर छोटी बात इस वक्त हमें इंडिया की तरफ से देखने को मिल रही है। पूरी कौम जो है, पाकिस्तानी कौम जो है वो इत्मीनान से PSL देख रही है और वो जो है वो बेचैनी की हालत में एक परेशानी की कैफियत में मुब्तला है। तो इस मौके के ऊपर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हकीकत में एक बैनुल-अक़वामी मैसेज भी था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो उनकी स्पीच थी उससे इन लाइन थी, स्ट्रेट लाइन में उसकी डायरेक्शन को एक पेज पे बल्कि एक लाइन पे नजर आए हैं पूरी की पूरी। इस वक्त एक तरफ तो पहले प्राइम मिनिस्टर आए, उसके बाद अब फौज आई और यही कैफियत पूरी कौम की है कि मतलब ए दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा वाली बात है कि मतलब तुम यार क्या बात कर रहे हो और तुम जुल्म पे खड़े होके तुम मजलूमों के ऊपर जुल्म की नदियां बहा। लेकिन देखें ना, आप कह रहे हैं पूरी कौम एक पेज पर है, सब यकजुबान है, मुत्तहिद हैं, लेकिन ऐसे में कोई एक आधी आवाज़ ऐसी भी आती है जो दूसरी जिसे भारत यूज़ करता है। मसलन हुसैन हक्कानी साहब की बात पे आज सवाल भी हुआ, उन्होंने कहा कि वो यहाँ उनका बहावलपुर में सेफ़ हेवन्स हैं। जनरल आसिफ गफ़ूर ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर बताएं। इस तरह की आवाज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखें, जहाँ तक हुसैन हक्कानी साहब का ताल्लुक़ है तो मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि हमारे साथ वो रहे हैं, बहुत अरसा उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है। स्टूडेंट लाइफ में हमारे से वो थोड़े सीनियर थे, लेकिन हम मिलते रहे। मैं समझता हूँ कि वो एक अटर जिसे कहते हैं ना कि हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट है
लेकिन मैं ऐसे लोगों को, हर कौमों में ऐसे अफराद होते हैं जो नंगे कौम और नंगे दीन नंगे वतन, इसके अलावा एक और चीज़ भी तो है ना, जो कि मैं इस वक्त पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मैं हुसैन हक्कानी को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उससे उसकी किसी बात का जवाब मांगूं, लेकिन मैं जरदारी साहब से ज़रूर जवाब मांगूंगा, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से ज़रूर जवाब मांगूंगा कि वो ये बताएं कि उन्होंने जब हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान का एम्बेसडर इन अमेरिका बनाया था, जब उन्होंने हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान से भागने में फैसिलिटेट किया था, उस वक्त वो क्या हकायक थे जिनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने उसको हुसैन हक्कानी को बनाया, नंबर 1। नंबर 2, क्या जरदारी साहब आज पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगना पसंद करेंगे हुसैन हक्कानी की अपॉइंटमेंट के ऊपर? क्या वो आज कौम के सामने ये एतराफ़ करना चाहेंगे कि जिस फर्द को उन्होंने पाकिस्तान का अमेरिका के अंदर नुमाइंदा मुकर्रर किया था, हकीकत में वो पाकिस्तान का दुश्मन निकला? क्या वो इस दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान की कौम के सामने माफ़ी मांगना चाहेंगे? और मैं चाहूँगा कि अगर जरदारी साहब नहीं मांगते तो बिलावल साहब ज़रूर ये माफ़ी मांगें कि हम हुसैन हक्कानी की अमेरिका में एम्बेसडर की तकरीर के ऊपर कौम के सामने शर्मिंदा। अच्छा, अब एक और बात है, जिस तरह का वाक़या पुलवामा में हुआ वैसे ही पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के साथ भी एक उसी तरह हुआ जिसमें ईरानी फ़ौजियों की भी शहादत हुई। तो एक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेक्सस बिल्ड किया जा रहा था कि जी ईरान में भी हो गया है और इंडिया में भी हो गया है, तो पाकिस्तान की दोनों सरहदों पर टेंशन हो गई है, अफ़गानिस्तान से पहले टेंशन है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस, ईरान के साथ भी टेंशन, इंडिया के साथ भी टेंशन, तो क्या हो रहा है आज? उस पर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि ईरान और इंडिया का कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं बनता इस मामले में। आपके ख्याल में बनता है? देखिए, मैं इसमें पहली बात तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वक्त ये खित्ता जो है ये 5th जनरेशन वॉरफेयर की जद में है। ये इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़, मैं बहुत वज़ाहत से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वॉर का एक पूरा ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है, जिसके नतीजे में इन तीनों मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए जाते हैं और उन वाक़यात को एक दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए मीडिया को और प्रोपेगेंडा मशीन को और अपने हिडन टेंटिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये बात कौम के सामने वाज़ेह रहनी चाहिए। ईरान के अंदर होने वाला वाक़या जो है एक दिन ये साबित करेगा कि उसके पीछे भी कोई भारत का भेजा हुआ कलभूषण था। ये वक्त साबित करेगा कि ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है वो पाकिस्तान ने नहीं, बल्कि वो इंडिया की एक साजिश थी, ताकि पाकिस्तान को जो आइसोलेट करने की बात उन्होंने की थी और वो उस आइसोलेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक भूंडे तरीके के ऊपर कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी से लेके एक दिन जब यहाँ सऊदी वली अहद आए हो उस वक़्त एक दहशतगर्दी, उसके बाद ईरान के अंदर दहशतगर्दी। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ गफूर साहब ने जो बात की है कि ईरान और इंडिया की कोई सिनोनिमिटी नहीं है। 65 की जंग में पाकिस्तान के तमाम जहाज़ जो थे वो ईरान के अंदर जाके जो है पार्क हुआ करते थे। ईरान हमेशा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर मौजूद रहा है और हम इन चीज़ों को समझते हैं और हम इन चीज़ों को जानते हैं और हमने अपने ताल्लुकात को बहुत से तनाव से बचा के हमेशा पाकिस्तान के मफाद में अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाया और आइंदा भी चलाएंगे। देखें, अगर हम जो पीस प्रोसेस अफ़गानिस्तान में जारी है वो एक पीस प्रोसेस है जो अमेरिका तालिबान में बात हो रही है, एक मॉस्को में भी बात हो रही है, फिर चाइना में भी बात हो रही है, मतलब पूरी दुनिया ही अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में, टर्की में भी बात हो रही है। हर मुल्क किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अगर सब जगह से माइनस है तो इंडिया ही माइनस है कि ना वो मॉस्को में है, ना बीजिंग में है, ना वो वाशिंगटन में है, ना वो कतर की टॉक्स में है, ना वो कहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया आइसोलेट होकर और माइनस होने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया? देखिए, इंडिया जो है वो अपने रवैये की वजह से माइनस हुआ है। वो कहते हैं ना कि वो पंजाबी की एक मिसाल है कि सियाना कां जो है ना वो विठ पे बैठता है। मतलब ये है कि इंडिया हमेशा से एक चालाक कौवे की तरह जो है उसने कोशिश की है कि इधर भी चक्कर दे, इधर भी चक्कर दे, उधर भी चक्कर दे, हमारे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करे और एग्जोनरेट
तारीख जो होती है वो सच्चाई को एग्जोनरेट करती है। पाकिस्तान की जितनी मूव्स थी, पाकिस्तान की आईएसआई की जितनी मूव्स थी, पाकिस्तान की फौज की जितनी मूव्स थी, हमने हमेशा उसके पीछे एक अमन का पहलू रखा। हमने वक्ती जंग को कभी भी किसी फायदे में इस्तेमाल करने के बजाय हमने उसको लॉन्ग टर्म उस पर इस्तेमाल किया। एक वक्त था कि रूस जो था वो एक दहशत था पूरे खित्ते के लिए, उसकी दहशत को हमने महफूज कराया उनके अपने इलाके में। बैन ही अफगानिस्तान का इशू हो या अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन ईरानी कौम नहीं बल्कि अमेरिका की कौम को भी पाकिस्तान का मशकूर होना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने उनके बेटों की जानों के नुकसान को रोकने में वहाँ एक किरदार अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज इंडिया अपने करतूत की वजह से तन्हा है, आज इंडिया अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से तन्हा है। नहीं, अब आज 22 फरवरी है। 22 फरवरी 2017 को रद्दुल फसाद का आगाज़ किया था जनरल कमर जावेद बाजवा ने। आज रद्दुल फसाद को भी 2 साल हो गए हैं, गो कि इस इंडियन टेंशन में इस पर गुफ्तगू कम है। आप इस 2 साल को कैसे एनालाइज करें? मैं ये समझता हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। लेकिन मैं एक बात ये कर दूँ ज़रा कि ये जो रद्दुल फसाद है ये दुनिया की जंगी तारीख के अंदर एक चैप्टर के तौर पर हमेशा याद रहेगा कि एक मुल्क ने अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के तूफान से किस तरह महफूज किया और किस तरह सच्चाई और कुर्बानी की बुनियाद के ऊपर अपने मुल्क के अवाम को एक महफूज मुस्तकबिल दिया और किस तरह जानों के नजराने दे के अपनी सरजमीन को पाक और अमन का गहवारा बनाया। चलो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हम बात कर रहे थे जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सर, आपने हुसैन हक्कानी के हवाले से तो बात कर ली है, लेकिन देखिए ना, कुलभूषण के केस में नवाज़ शरीफ के बारे में भी इंडियंस ने उसको बतौर डिफेंस यूज़ किया है, लेकिन जनरल आसिफ गफूर ने कहा मैं सियासी बात नहीं करूँगा। लेकिन हुसैन हक्कानी और वो आप समझते नहीं एक जैसी बात है? देखिए जनाब, इसमें एक बात तो ये है कि इस सवाल का एक जवाब तो हमारे वकील जो बैनुल अक़वामी कोर्ट में पेश हो रहे थे उन्होंने भी दे दिया कि जी इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन ले लिया और मियाँ साहब ने जो कुछ किया उसके ख़िलाफ़ जो इक़दामात हुए और जो हो रहे हैं और जो चल रहे हैं, ये एक तकलीफ़ दे कहानी है कि हम किस तरीके से अपने मुल्की मफादात को, जिसको बाद में जिस आईएसआई को मियाँ साहब बुरा कहना चाहते थे वो आईएसआई आज दुनिया के लिए तो अच्छी हो गई, आप क्यों बुरा कहना चाहते थे? जो हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो अमेरिका के अंदर एक दिन मातूब ठहरेंगे और गद्दारों का यही अंजाम हुआ करता है। जो अपने मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते उनका यही अंजाम हुआ करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो मुल्क के साथ और मुल्क के मफादात को कुर्बान करके अपने ज़ाती और अपने पेट के मफादात को बचाने की कोशिश। पुलवामा जो था वो अफ़गान पीस प्रोसेस को सबोटाज करने की कोशिश थी। एक एंगल ये भी था जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखें, ये बात जो है, पुलवामा जो है वो इंडिया का एक डिज़ाइंड, मैंने इससे पहले किसी दिन पूरा प्रोग्राम करें, कुरकुरे की किताब है जिसके अंदर वो तमाम वाक़यात इंडियन कोर्ट में प्रूव हुए हैं जो कि इंडिया की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाए हैं। कभी इस पर हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि इंडिया में जितने भी दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उसके पीछे उनके छुपे हुए मफादात थे। और आज भी ये बात जो है ये दौर से रोशन की तरह आया होगी। इंडिया में इतने गट्स नहीं है कि वो अपने लोगों का, हम तो अपने जर्नलों को भी सज़ा दे देते हैं और वो तो अपने मुजरिमों को भी सज़ा देने की सज़ा भी देते हैं, लेकिन उसको फिर छुपाते भी हैं और फिर वही कुछ करते हैं जो आप कर रहे होते हैं। चलें, हमने काफ़ी बात कर ली, अब जरा अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं। आगा सिराज दुरानी साहब के आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, वो सिंध असम्बली पहुंच के पाकिस्तान की तारीख के पहले स्पीकर हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं। आपने ही इस प्रोग्राम में एक दफ़ा मुझे, जब सिंध में फ़ेक अकाउंट्स वाला केस आया था मुराद अली शाह वाला, तो आप और मरकज़ जो है वो वज़ीर आला चेंज कराना चाहता था, तो आपने कहा था वो जेल से भी वज़ीर आला होंगे और आपने कहा था सिंध पर चढ़ाई मत करें, फवाद चौधरी मत जाएं। आज भी आपका यही मशवरा है? देखिए, मेरा मशवरा जो है, मैं तो हमेशा सियासी जिसे कहते हैं हमलों
का कभी कायल नहीं रहा। सियासी हमले सिर्फ अवाम के आगाही के लिए होने चाहिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए होने चाहिए। जहाँ तक कानूनी कार्रवाइयों का ताल्लुक है, उनको रोकने के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। हम पाबंद हैं कानून के तहत चलने के। और मैंने चीफ मिनिस्टर के बारे में भी मैंने कानून ही बताया था कि चीफ मिनिस्टर अगर स्पीकर के बारे में भी कानून, स्पीकर के बारे में भी कानून बता सकते। देखिए, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर का, ठीक है ना जी। उस कॉन्फ्लिक्ट में दो आ रहा है। एक राय ये है कि जी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, रिमांड के दौरान जो है आप किसी को नहीं बुला सकते। प्रोडक्शन पर वो अलीम खान भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, एक राय है ना। देखिए, कानूनी राय जो होती है वो राय होती है, लेकिन अब चूंकि आ रहे हैं तो बस आ रहे हैं। अब जहां तक सवाल है स्पीकर साहब का, स्पीकर साहब जो है वो अभी कस्टडी में भी स्पीकर है। अच्छा, हाँ जी, नैब कस्टडी में भी स्पीकर है। नैब कस्टडी में भी स्पीकर है। हाँ। और जब वो असेंबली में दाखिल होंगे तो मुकम्मल तौर पर बाख्तियार स्पीकर होंगे, जैसे कि वहाँ दाखिल हुए। स्पीकर की जो डोमेन होती है वो असेंबली होती है, और असेंबली उसे कहते हैं जिसको असेंबली खुद उसके टेरिटरी को डिफाइन करती है कि ये जो एरिया है ये सूबाई असेंबली है या ये कौमी असेंबली है। तो सूबाई असेंबली जिस टेरिटरी को डिफाइन किया गया उसके अंदर जो ही वो दाखिल होंगे वो उस टेरिटरी के स्पीकर बादशाह होंगे, स्पीकर होंगे। ठीक है, तो वो आज वो अपनी टेरिटरी में बादशाह के लिए पहुंच गए। हाँ। आप इसको, लोग कह रहे हैं जमहूरियत पर हमला है, स्पीकर को पकड़ना। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर की तफ्तीश करना, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की जो है वो तौहीन है। वो कहते हैं कायदे के खिलाफ को पकड़ना, कायदे के खिलाफ के ओहदे की तौहीन है। अब वो कहते हैं स्पीकर को पकड़ना, स्पीकर के ओहदे की तौहीन। मेरा इसके बारे में ये है कि जी सबको सबक सीखना चाहिए मियाँ साहब से। मियाँ साहब की क्यों निकालो मुहिम जो है वो उनकी खामोशी मुहिम पे आके ख़त्म हो गई। अच्छा, ठीक है, मतलब हाँ, सेफ पॉलिटिकल पैसेज पे ख़त्म हुई। पीपल्स पार्टी वालों को भी गुजारा करना चाहिए। देखें, जब कोई इदारा या अदालत कोई कार्रवाई कर रही हो उसके बारे में पॉलिटिकल लोगों को उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करने के बजाय, जैसे जरदारी साहब हमेशा कहते हैं कि हम अदालतों में लड़ेंगे, उसे अदालत पे कंटेस्ट करना चाहिए, ना कि उसको पॉलिटिकल इशू बनाया जाए। ये तो मेरी ये आपकी राय है, मेरी राय है। लेकिन इस वक्त हो मुख्तलिफ राय। हाँ, इस वक्त वो गलती कर रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं जो मियाँ साहब ने गलती की है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी को छेड़ के जो है ना उसको जज्बाती करके उसको उस वहाँ तक ले जाया जा रहा है जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। देखें ना जी, अब सिराज साहब हमारे बहुत अजीज है, दोस्त है, उनसे हमारे खानदानी एक लिंकेजेस हैं, लेकिन दुरानी हमारे भी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उनके सारे मामले को उन्हें अदालत में समझते हुए अदालत के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए, उसको बिला वजह पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो आप पहली बात जो नैब ने उनके घर पे छापा मारा है, बाहर कैबिनेट ने धरना दिया है, उस पर बहुत बात हो गई है। अब वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अगर उनकी फैमिली चाहे तो हम नैब के खिलाफ पर्चा दर्ज। मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि नैब को जो किसी घर की कस्टडी या किसी की अगर घर की तलाशी लेनी हो तो उसको इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर वो वारंट, सर्च वारंट लेके जाती है तो वो मेरे घर में भी आ सकते हैं, आपके घर में भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं सर्च वारंट के साथ। लेकिन जब किसी घर में जाना हो तो उसके लिए एक और पाबंदी होती है कि कम से कम 2 खवातीन कांस्टेबल्स जो हैं वो घर में दाखिले के वक्त ज़रूरी होनी चाहिए। वो थी या नहीं थी ये आप ये मीडिया को भी रिपोर्ट करना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों को भी बताना चाहिए। अगर वो थी और उनके साथ ये किया गया तो उनका हक है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी किस्म की घर वालों के साथ कोई बदसलूकी की गई है, इसका कोई इख्तियार जो है वो नैब के पास। वो कहते हैं कि लेकिन स्पीकर का एक डेकोरम है, स्पीकर का एक प्रोफाइल है, उन्होंने भाग नहीं जाना था। वो कहते हैं इस तरह की गिरफ्तारियां जो हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को हिला रही हैं। इसके लिए मैंने सिंध के लोगों से बात की, मतलब पीर साहब से मेरी बात हुई, दूसरों से। उनका ये मौक़िफ़ है कि जी इन्हें जो वहाँ से आ रहे थे नोटिस वगैरह आ रहे थे उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। इन्होंने थोड़ा सा लीगल प्रोसेस को लाइटली लिया, जैसे शुरू में इमरान खान साहब भी ले रहे थे, बाद में उन्हें कहा गया तो उन्होंने की तरफ तवज्जो दी। अगर कोई ऐसा मामला है तो जो कुछ भी, लेकिन मैं समझता हूं ये इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब जेल में होंगे तो क्या वो स्पीकर होंगे ना? आपने तो कहा स्पीकर होंगे। मैंने कहा स्पीकर होंगे। तो अब मैं ये
पूछना चाह रहा था, हमारे एक एक्सपर्ट है उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जी जेल के अंदर अगर उन्होंने कोई दस्तखत करने हो, हाँ, बतौर स्पीकर वो मुख्तलिफ ऑर्डर्स पे या दफ्तरी कार्रवाई के ऊपर, तो उसकी क्या सूरत हाल होगी? उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि जो उसका है जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है उसको इनके दस्तखतों को वेरीफाई करना पड़ेगा। इन्होंने ये दस्तखत जेल में किए हैं। मतलब ये है कि सुपर स्पीकर बन जाएगा अगर वो जेल से एज स्पीकर ऑपरेट करेंगे, तो सुपर स्पीकर बन जाएगा सुप्रिटेंडेंट जेल। आखिरी सवाल, आपको महाजराई बढ़ती नजर आ रही है पीपल्स पार्टी के साथ, या पीपल्स पार्टी लो प्रोफाइल में वापस आ जाएगी जैसे कि वो एस्टेब्लिशमेंट के नहीं लड़ती? मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जो है लड़ने का ना हिम्मत है, ना हौसला है, और ना उतना लड़ने का साजो सामान है। इस वक्त तो वो जिस तनख्वाह पे जा रहे हैं उस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उस तनख्वाह पे उनसे काम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कट लग रहा है उनकी तनख्वाह, उनको तनख्वाह में कट लगता ही लगता है। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आजकल बिलावल ज़रा अमेरिका लंदन के दौरे पर हैं, पंजाब सिंध में पीपल पार्टी मुश्किल में है, वो अपने इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। उन्होंने लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की, वो अब अपने आप को फिर डिस्टेंस कर रहे हैं जरदारी साहब से। स्मार्ट मूव। देखिए, हमने एक किताब यहाँ दिखाई थी आप, हाँ, वो कभी दोबारा भी उस पर पढ़ेंगे कि उसमें यह था कि अपना बेनज़ीर ने बिलावल को बताया था कि फला सेफ अकाउंट्स जो है हमारे हैं। आज जो है बिलावल साहब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी रहते हुए वो जरदारी साहब से निजात हासिल करना चाहते हैं, और बारहा जब ज़रा इनसे दूर होते हैं, थोड़े से बेखौफ होकर बयान दे देते हैं, जब करीब आते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं करो, ये करो, वो कहते हैं जो मैं चाहूँगा वो होगा। मतलब ये है कि इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो एक अपने लिए मुस्तकबिल की सियासत को सिक्योर करने की कोशिश की जा रहे हैं, और उनको बाज़ लोग इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि अगर तुम इनसे दूर हो जाओ, जरदारी साहब से दूर हो जाओ, तो तुम्हारी मार्केट भी बन जाएगी और तुम्हारा परसेप्शन भी अच्छा बन जाएगा। तुम अपनी शक्ल जो है वो अपने नाना की तरह की बना लो, अपना हेयर कट अपने नाना की तरह का कर लो, बोलने का स्टाइल में नाना को कॉपी कर लो, तो बाप के अंधेरों से निजात पालोगे। अब सवाल मैंने ये आपको इसलिए किया था कि असल सवाल मेरा इसके बाद था। वो कहते हैं कि जैसी बिलावल को रियायत मिल रही है कि उनका नाम ECL से भी निकाला गया है, JIT से भी निकाला गया और कहा गया कि बच्चा है, इसने कुछ, यही रियायत मरियम को भी मिलनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि यही रियायत मरियम को भी मिलने, एक ही कहते हैं नज़र से देखें आप बिलावल और मरियम। इस वक्त जो हम वाहिद हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने हमेशा आवाम को उस लेवल पे एजुकेट किया है जहाँ पे शायद कि एक महफूज जो सियासी राहदारी का मुतालबा मियाँ साहब का था, जिसमें कि पीर का फैसला हो जाना है कि है या नहीं है। अच्छा जी, वो है या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो महफूज रास्ते के अंदर अब अपनी कुर्बानी तो दे चुके हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो सियासत से बाहर हो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बल्कि शहबाज साहब को कह रहे हैं कि तुसी भी बाहर हो जाओ, तो आपकी भी उम्र गुजर चुकी है। लेकिन मियाँ साहब इस वक्त मरियम बीबी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा मियाँ साहब का मुतालबा है कि जो फैसिलिटेशन बिलावल की हो रही है वही मरियम बीबी की भी की जाए। हाँ, जो महफूज सियासी रास्ता बिलावल अपना इनके जरदारी साहब के बेटे को दिया जा रहा है, वही सेफ रास्ता जो है वो मियां नवाज शरीफ की बेटी को भी दिया जाए। वो भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जैसी बिलावल ने लंदन में की है, मरियम भी ऐसी कर दें।
हाँ की भी तो बेटा है, ये बेटी है। अच्छा हाँ, बड़ा फर्क होता है। बेटी आपकी भी हो, हमारी भी, हमें पता है। बेटे तो बेचारे हमारी तरह के ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं वो बाप के खिलाफ नहीं बोल सकती। अगर वो बोल गई, मरियम बीबी, और उन्होंने अपने आप को इसी तरह की लाताल्लुकी का इजहार कर दिया अपने वालिद साहब से, तो फिर उनके सियासत के उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये बिलावल की भी तो बच रही है। देखिए, बिलावल की इसलिए बच रही है कि उनका बाप जरदारी है, भुट्टो नहीं है। अच्छा, वो डिविडेंड ले रहे हैं, वो डाका डाल रहे हैं भुट्टो डायनेस्टी पे, और है वो जरदारी। तो मरियम मरियम ने लेना है नून का कैपिटल। ठीक है, और नून का कैपिटल, मरियम के पास ये ऑप्शन ही नहीं है। मरियम के पास ये ऑप्शन नहीं है, और उसमें इतने बड़े बड़े बिल्ले आंखें खोल के बैठे हुए हैं। उसके अपने चचा जी जो हैं वो, मतलब वो अपना पूरा हक समझते हैं। वो कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस की वजह से, मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे बयानिए की वजह से इलेक्शन जीते हम। हाँ, मियाँ साहब कहते हैं जी हमने कहा कि जी हम वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, इस वजह से वोट बच गई सारे। आगे से शहबाज साहब कहते हैं कि जी ए बयानिया तो ताडा KPK सिंध और बलूचिस्तान में भी था, वहां को नहीं कुछ मिला। जो कुछ आपको पंजाब में मिला है वो मेरी मेहनत और परफॉर्मेंस की वजह से मिला है। इसका मतलब है वो ये कहते हैं कि नून की जो हैसियत है GT रोड से लेके जहां जहां भी, वो मेरी वजह से है। तो अब सही क्या है गलत क्या है उस पर भी हम बात नहीं करते। इसलिए मरियम बीबी को अटक से आगे ये बयानिया नहीं है, कराची में नहीं है। उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया ना मियाँ साहब के सामने। अब देखें, इस वक्त असेंबली का सेशन हो रहा था, आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था। ऐसे ही मरा हुआ है कि एहतजाज बेचारे पीपल्स पार्टी वहाँ हारी फौज लड़ के इंडिया वाले जैसे हमारे से लड़ने की बातें करें, वैसे ही वो खड़े हुए थे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शहबाज साहब नहीं गए, तो शहबाज साहब आज गए नहीं उधर, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो अपने लिए पॉलिटिकल सेफ पैसेज जो है वो मियाँ साहब को कन्विंस करके निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जरदारी साहब की, शहबाज साहब की पूरी कोशिश है कि देखें, माजी में मेरा बयानिया ठीक था, माजी में मेरी परफॉर्मेंस की वजह से नून को जो कुछ मिला मिला। अब आप जो है नून के सरपरस्त बन के अपनी जिंदगी गुजारें और मुझे ये मौका दें कि मैं नून को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए काम करूं। उसके मुकाबले में मियाँ साहब का बयानिया ये है कि भाई अगले 10 साल हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ये उन्हें बता रहे हैं कि अगले 10 साल हमारे लिए सियासत में अभी कुछ नहीं है, अभी हमने आराम ही करना है, तो तुम ज़रा आराम करो। अब मरियम को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उस पर जो पाबंदी लगी है वो भी गुजर जाएगी और मरियम ही लीडर होगी नून की, और मरियम को ही मैं लीडर बनाऊंगा नून का। तो जनाबे वाली, अगर पाकिस्तान में ख़ानदानी आमरीतों ने चलना है, नहीं पर अब मंडे को बेल है, ये फैसला मंडे से पहले हो जाएगा ना? देखें जी, मंडे से पहले कोई ना कोई जुगाड़ तो लगेगी, ठीक है ना जी। और मंडे का फैसले के बारे में हमारा शो भी तीनों दिन है। हाँ, हमारा शो तो तीनों दिन है, हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे तमाम अपने कारीन को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जंग है, ठीक है ना जी, वो महफूज रास्ते की, वो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ और रोज मिल रहे हैं दोनों आपस में, और उसके अंदर जो वो क्या है मुतनाज़ा, वो क्या होता है, वो मतलब जो मुतनाज़ा एलिमेंट है वो मरियम बीबी की क़यादत का है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ को नून मिलती है या मरियम को नून मिलती है। ये फैसला आपका ख्याल है पीर तक हो जाएगा? नहीं, ये प्रोसेस है, प्रोसेस है, जल्दी नहीं। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाज़रीन, कुछ भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान के जो दरिया हैं, सिंध ताश ट्रीटी और इस सारे पे दरियाओं का पानी रोक लेगा, रुख मोड़ देगा। इस पर भी बात करेंगे कितना ये मुमकिन है। दुरानी साहब इसके काफ़ी एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की हुई है, तो लिहाजा मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब आसिफ गफूर का और पाक फ़ौज के रिस्पांस की बात की थी। ऑलमोस्ट ये बात इंडिया में भी अब मानी जा रही है कि इंडिया कोई जंग नहीं कर सकता, पाकिस्तान तैयार है, सरप्राइज़ नहीं दिया जा सकता,
दुनिया भी इंडिया को नहीं करने दे रही। अब उसके बाद इंडिया ने एक और यू टर्न लिया। पहले तो कह रहे थे स्ट्राइक करेंगे, जंग करेंगे, ये करेंगे। अब एक टर्न लिया, अब वो कह रहे हैं कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पंजाब के 3 दरिया पाकिस्तान के पास हैं, हम उनका पानी रोक लेंगे। उनके जो वाटर के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम ये पानी जो है अब अपने पंजाब को देंगे और ये देंगे। एक अमूमी राय भी थी कि अगली जंगें जो हैं वो पानी पर होंगी। आपको लगता है इंडिया ये पानी रोक लेगा? क्योंकि हमारे तो बंदे ने कहा है वो रोक ही नहीं सकते, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। देखिए ना, मैं थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी के रेफरेंस से, ये मेरे पास ट्रीटी मौजूद है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से तालिब इल्म भी हूँ, बल्कि हाफिज़ हूँ। जनाब, बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जो कि हमारी नज़र में एक अच्छा मुआहदा नहीं था, पंजाब के 3 दरिया रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया को दे दिए गए और जेहलम और चनाब वो पाकिस्तान के ज़िम्मे आए, जिसके साथ इंडिया जो है वो शरारतें करता रहता है, डैम बनाने की ये वो। उन्हीं के बारे में उन्होंने बयान दिया है कि वो दरिया जिनका पानी जो है वो पाकिस्तान को मिला हुआ है, हम वो पानी रोक देंगे। ठीक है। अब ये कोई हिंदुस्तान का कोई अहमक तरीन इंसान ही ये बात कर सकता है। मिनिस्टर है वाटर का, मिनिस्टर है जी, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ। और जो जवाब हमारी तरफ से दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि उस बंदे को भी सैक कर दिया जाए, वो जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं या कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के पास तो कैपेसिटी नहीं है रोक सके। भाई कैपेसिटी का इशू नहीं है, इंडिया के पास ये हक है कि वो रोक सके। कैपेसिटी कल वो पैदा कर तुम ये मतलब इस किस्म की बोलने वालों की तो जबान खींच लेनी चाहिए कि तुम एक मुल्क के नुमाइंदे के तौर पे बोल रहे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। बात यह है कि इंडिया का फरिश्ते भी जो है वो पाकिस्तान के दरियाओं का पानी नहीं रोक सकते। कैपेसिटी है और नहीं है, दैट इज नॉट माई इशू। इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी है और अगर वो इस ट्रीटी को वायलेट करते हैं तो इंटरनेशनल फोर्सेस जो है दे कैन एंटर इन इंडिया। और अगर वो डिस्प्यूटेड एरिया, कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके अंदर अगर वो इस पानी को रोकते हैं तो पाकिस्तान के पास ये हक होगा कि वो रोकने वाली तमाम फैसिलिटीज को तबाह करते और आइंदा की जंगों के जो डैम बनाए जाएंगे हमें वो तोड़ने का हक रहेगा। खुद देखें जी, बात यह है कि आप एक बैनुल अक़वामी ट्रीटी को वायलेट करके किसी खित्ते के 20 करोड़ आवाम के कत्ल का मंसूबा बनाते हैं तो क्या दुनिया इस पर चुप रहेगी? इसके ऊपर चैप्टर 7 के तहत जो है यूएन के कार्रवाई होगी और बैनुल अक़वामी फोर्सेस जो है वो इंडिया के अंदर दाखिल हो सकती पर देखें ना, यूएन रेजोल्यूशंस कश्मीर पर भी हैं, दुनिया चैप्टर 6 के तहत है। मैं चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ। देखिए चैप्टर 6 जो है, जो यूएन कन्वेंशन ऑन कश्मीर है, वो है पुरअमन बातचीत के जरिए मसले को हल करने वाला है। मैंने चैप्टर 7 की बात की, अगर उसके तहत कोई रेजोल्यूशन आएगा तो फोर्सेस इंडिया में दाखिल हो सकती हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि वो पाकिस्तान का पानी रोक देगा, ये एक इंतहाई जाहिलाना और इंतहाई हमाकत खेज एक स्टेटमेंट है जो दी गई है। और इस स्टेटमेंट को देने वाला जो है वो अक्ल से भी फातरुल अक्ल है और वो तालीम से भी फातरुल तालीम है। और इस वक्त की जो इंडिया की सूरत हाल है, जो कैफियत है, मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर एक जिसे कहते हैं ना जाहिलों और शिद्दत पसंदों और एक कम फहम लोगों का एक ग्रोह है जिसके हाथ में आपने इतनी बड़ी एक जंगी मशीन का कंट्रोल दे दिया। मोदी के हाथ में, वो हमारे यहाँ कहते थे जी बंदर के हाथ में उस्तरा, तो इस वक्त जो इंडिया की हुकूमत है वो ऐसे ही है कि बंदर के हाथ में उस्तरा है और वो जो मुंह में आता है वो कह देते हैं और जो नहीं करना होता वो कर देते हैं। तो इसलिए मैं फिर आपको ये मुमकिन नजर नहीं आता? ये मुमकिन के अलावा अगर ये इंडिया करेगा तो ये इंडिया की अपनी तबाही का सबब होगा। हमें क्या पानी रोक सकते हैं? हमारा कैसे पानी रोकेंगे? हमारा पानी पहले ही इंडिया ने अपने हिस्से से ज्यादा पानी जो है वो लिया हुआ है। लोअर राइपेरियन जो होता है, जो दरिया के निचली तरफ जो इलाके होते हैं, उनका हक जो है वो दरिया पे ज्यादा होता है। 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर इंडिया में और 400 किलोमीटर पाकिस्तान में। ये सारे दरियाओं का पानी जो है अगर वो इसको रिविजिट करना चाहता है तो आए करे। और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज जो है वो इस वक्त इंडिया को मुंह चिढ़ा रही है खड़ी होकर कि इंडिया कहीं कोई लीगल ग्राउंड उसके पास नहीं है कि वो इवन इस मुआहदे को भी जस्टिफाई कर सके जो हम कर चुके हैं।
हुए हैं, वो जाके वो पानी रोकने की बात करेगा। बहुत शुक्रिया दुरानी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल दोबारा आपसे मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। इजाज़त दीजिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी को। अल्लाह हाफ़िज़।